इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं कि यदि शिद्दत से कोई चीज चाहो तो भगवान को भी झक मारकर देनी होती। कुछ ऐसी इज्जत हमने भी की। पूरे भारत को एक अलग नजरिए से एक्सप्लोर करना चाहा तो इसमें पूरी जिंदगी क्यों ना निकल जाए। अब जहां घर चलाने के सीमित संसाधन हो वहां पर ऐसा विकट संकल्प असंभव, लेकिन आखिर संभव हो ही गया। देश में पूरी सोलो बाइक ट्रिप का सबसे कठिन पार्ट केदारनाथ जाना ही था, जो कि पूरा हुआ। 4 जून 2016 को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर अब आगे का सफर शुरू हुआ, जिसमें ग्रामीण और शहरी भारत के कई सेट्स एक साथ देखने को मिले। 16 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने के बाद सोचा कि कुछ आराम कर लूं, क्योंकि बाइक चलाना है, लेकिन मन नहीं माना और 12:45 बजे वहां से निकलने के लिए बाइक निकाल ही ली। तभी एक दुर्घटना होते होते बच गई। शुरू हो रही है वापसी। यहाँ से 16 घंटे फ्लाइट चलता केदारनाथ आराम से 10 किलोमीटर। मुझसे एक लड़के ने 6 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग तक जाने के लिए लिफ्ट मांगी। मैं इस पहाड़ी रास्ते पर किसी को भी साथ लेना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे गाड़ी के बैलेंस बिगड़ने का खतरा था। लेकिन जब उसने थोड़ी लाचारी दिखाई तो मैंने भी उसे बैठा लिया। यहीं गड़बड़ी हो गई। करीब 1 किलोमीटर आगे जाते ही बड़ा सा ब्रेकर आया। कम स्पीड कर था, उससे पहले ही ब्रेकर पर गाड़ी लहरा गई। उससे किसी तरह संभला भी नहीं था कि उससे भी खतरनाक ब्रेकर पर गाड़ी चढ़ गई। 10 फीट चौड़ी सड़क के एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ खाई थी। ब्रेकर से निकलते ही गाड़ी लहराते हुए पहाड़ में घुसने लगी। पीछे वजन हल्का हो गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लिफ्ट लेने वाला लड़का 100 मीटर दूर पड़ा था। बैग लटकाने की डोरी टूट चुकी थी। कुल मिलाकर जान जाते जाते बची, मेरी भी और उस लड़के की भी। मैंने उसे बहुत डांटा, लेकिन वो तो हाथ झाड़कर खड़ा हो गया और फिर साथ चलने की जिद करने लगा। मैंने भी उसे साथ ले लिया कि कहीं बैग की डोरी जुड़वा दी। बैग अब आगे रखना पड़ रहा था, जो कि पहाड़ पर बहुत खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि यहाँ तुरंत गाड़ी के गियर बदलने पड़ते हैं। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। इस रिस्क के साथ ही आगे का सफर करना था। 3 बार इसी वजह से गाड़ी अनबैलेंस हुई। यहाँ पर पहाड़ चढ़ते वक्त एक ट्रक से टकराते टकराते बचा। थोड़ा आगे जाने पर आगे चलने वाली बस अचानक रुक गई। मैं भी उसके पीछे करीब 10 फीट की दूरी पर रुक गया। मैं सामने से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ निकला ही नहीं। मैं यह सोचने लगा कि बस रुकी क्यों है। तभी बस अचानक पीछे होने लगी। मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि मैं ढलान पर था। बैग आगे रखा था और गाड़ी गियर में खड़ी थी। जल्दी जल्दी गियर बदलकर गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पा रही थी। तब तक बस बाइक के अगले टायर के कवर को दबा चुकी थी। बस का एक झटका और काम तमाम। मैं जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। बस जब फंसी तो फिर पीछे से उतर कंडक्टर आया। उसने आवाज़ लगाकर बस रुकवाई। सब लोगों ने भीड़ लगा ली। मैंने गाड़ी वहाँ से निकाली तो देखा कि सड़क बनाने वाला रोलर को निकलना था और सड़क पर जगह नहीं थी, इसलिए बस को पीछे किया जा रहा था। और मंदाकिनी नदी तक आग। खैर, रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ा तो 4:15 बजे श्रीनगर पहुंचा। यहाँ उसी ढाबे पर रुका जहाँ पहले रुका था। वो भी पहचान गया था। वहाँ थोड़ा सा नाश्ता किया। तो वहाँ से चलने लगा तो उन्होंने अपने एक साथी को साथ लगा दिया कि इसे आगे तक छोड़ देना। उन्हें साथ लेकर आगे चला। अब रास्ता नदी के साथ साथ चलना था, इसलिए कोई समस्या नहीं थी। ये है श्रीनगर, बहुत ही है। अलकनंदा नदी। शाम 6:30 बजे देवप्रयाग पहुंच गया। यहीं बद्रीनाथ केदारनाथ से
आने वाली अलकनंदा और गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी का संगम होता है। यहाँ दो पानी कलर एक साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद गंगा कहलाती है। यहीं एक सज्जन मिल गए जब थोड़ा आगे तक जाना था, उन्हें साथ लिया और यहाँ के बारे में बातचीत का सिलसिला शुरू किया। ये सज्जन बद्रीनाथ मंदिर में ढिबरी थे। वहाँ की पूजा पाठ सदियों से उनके पूर्वज ही करते आ रहे थे। उन्होंने कुछ बेहतरीन फोटो भी खींचे। मंदाकिनी आती है केदारनाथ से और यहाँ पे योजना वगैरह थी, तो यहाँ पे मिलकर हो गई है। दो नदी में रुद्रप्रयाग मिलती है। अलकनंदा आई आपके कहाँ से? बद्रीनाथ से। और मंदाकिनी आई आपके केदारनाथ से। तो रुद्रप्रयाग मिलती है, प्रयाग वहाँ का नाम हो गया। यहाँ पे फिर वो अलकनंदा गंगा अलकनंदा के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ तक। यहाँ पे जो मिलती है भगीरथ से, तो अब यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है। दरअसल आदि शंकराचार्य के समय एक व्यवस्था शुरू हुई थी कि उत्तर भारत के मंदिर में मुख्य पुजारी दक्षिण भारत का होगा और उत्तर भारतीय सहायक होगा। ये सहायक ही ढिबरी कहलाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारतीय पुजारी मुख्य होता है और दक्षिण भारतीय सहायक। उत्तर दक्षिण के भेद को मिटाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। खैर, शाम 7 बजे यहाँ से चला और 80 किलोमीटर दूर ऋषिकेश के लिए यात्रा शुरू की। यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी हो गई थी और 70 किलोमीटर प्रति घंटा और बाइक चल रही थी। पहाड़ों के बीच ये अविश्वसनीय रफ्तार है। 8 बजे ब्यासी पहुँचा। वहाँ से आधा घंटा चलने के बाद मैंने देखा कि कुछ राफ्ट गाड़ियाँ पर रखी हुई थी। मुझे इस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ रुककर एक ऑफिस से जानकारी लेनी चाहिए। तब पता चला कि ये उत्तराखंड में शिवपुरी जगह है। यहाँ से नदी में राफ्टिंग है और गंगा नदी किनारे कैंप लगते हैं। अब मैंने सोचा कि जैसा ऋषिकेश वैसी ही ये जगह। मैंने 700 रुपये में सुबह के लिए राफ्ट बुक कर ली। अब रुकने की जगह आसपास पूछी तो पता लगा कि 2000 रुपये से कम का कोई कमरा ही खाली नहीं है। बड़ी अजीब स्थिति थी। इतने पैसे रुकने के लिए खर्च नहीं कर सकता था, लेकिन इसका भी समाधान निकल गया। मैं जब वापस पहुंचा तो उसने बताया कि एक कैंपिंग साइट पर एक हट खाली है। वैसे तो उसका किराया 3 लोगों का 2500 रुपये है, लेकिन आपसे सिर्फ 700 रुपये ही लूँगा। उसमें खाना भी था। जो मैं चाहता था वो अपने आप हो गया था। रात में बाइक चलाते हुए 2 किलोमीटर नदी के अंदर कैंपिंग साइट पहुंचा। यहाँ करीब 60 हट बनी थी, जहाँ दिल्ली और आसपास के काफ़ी यंगस्टर और बिजनेसमैन छुट्टी मनाने आए हुए थे। शनिवार और रविवार को यहाँ बहुत भीड़ रहती है। अपनी हट में बैग डालकर मैं एक ग्रुप में बैठ गया। ये 6 लोगों का ग्रुप था जो दिल्ली से आया था। उन्होंने जब मेरी बाइक यात्रा के बारे में सुना तो काफ़ी इम्प्रेस हुए। वहाँ गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए बिस्तर हट के बाहर ही लगाया। रात के 12 बजे सोना हुआ और आज 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा के साथ 200 किलोमीटर बाइक चलाकर गौरीकुंड से शिवपुरी तक पहुंचा। तो यही आज का सफ़र खत्म होता है। अगले वीडियो में देखें गंगा नदी में 12 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग के अनुभव, ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव, हरिद्वार और देहरादून में आर्मी कैंप में फंसने का सफ़र। जब 2013 में भारत को एक्सप्लोर करने का बीड़ा उठाया था तो तभी से एक डायरी में जरूरी नोट्स और फोटो वीडियो कैप्चर करते हुए चल रहे थे, जिससे कि जब पूरा भारत एक्सप्लोर हो जाए तो फिर उसे एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से वीडियो के रूप में दुनिया के सामने लाया जाए। यही प्रयास अब मूर्त रूप ले रहा है। 2013 से 2022 के बीच 8 ट्रिप में भारत के सभी 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश एक्सप्लोर हो चुके हैं। इस प्रयास को बेहतर प्रेजेंट करने कुछ सजेशन हो या आप भी ऐसी यात्राएं करना के लिए गाइडेंस चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जब इस यात्रा के पूरे वीडियो बनकर एक साथ पूरे भारत के नेचर को दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे तो खुशी हर भारतवासी के लिए अलग होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके इसलिए रखें कि इतिहास और कल्चर को ध्यान में रखकर और लोकल लोगों को इस ट्रिप का माध्यम बनाकर चलने का प्रयास उस समय किया गया जब लोग भारत की सड़कों पर अकेले चलने से इसलिए डरते थे कहीं उनके साथ कोई अनहोनी न हो। तब उस डर को दूर करने का प्रयास किया गया और सोलो जर्नी के माध्यम से बताया गया कि पूरे भारत के लोग भले ही अलग अलग दिखते हों, अलग अलग नेचर हो, लेकिन उनका मूल भाव एक ही है।